आज हम समझेंगे पाठ्य निहित के प्रश्न क्रमांक 1.4 और 1.5 विलयन अध्याय का प्रश्न क्रमांक 1.4 और 1.5। प्रश्न 1.4 है यूरिया, जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2 के 0.25 मोलल 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करनी है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन ही समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है यूरिया के 0.25 मोलल। मोलल का मतलब है मोललता, तो विलयन की मोललता दी गई है। फिर आगे देखते हैं, आगे दिया है 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन। जलीय विलयन है अर्थात ऐसा विलयन है जिसमें यूरिया को जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया है। एक ऐसा विलयन है जिसमें यूरिया को जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया है। जलीय विलयन है अर्थात जल विलायक है और उसमें क्या घोला गया है? यूरिया। और विलयन 0.25 मोलल है। इसका मतलब है कि विलयन की मोललता दी गई है 0.25 अर्थात 0.25 मोल यूरिया 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है या 1 किलोग्राम विलायक में घोला गया है। और कुल विलयन कितना दिया गया है हमें प्रश्न में? 2.5 किलोग्राम। जो जलीय विलयन है जिसमें यूरिया को जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया है, उस जलीय विलयन का द्रव्यमान दिया गया है 2.5 किलोग्राम। अब 2.5, क्योंकि ये तो सिर्फ मोललता दी गई है। एक विलयन है जिसकी मोललता है 0.25 मोलल और उसी विलयन का द्रव्यमान दिया गया है 2.5 किलोग्राम। तो एक जलीय विलयन है जिसका द्रव्यमान 2.5 किलोग्राम है। 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए यूरिया को कितनी मात्रा में घोला जाएगा कि विलयन इस मोललता अर्थात 0.25 मोललता का तैयार हो जाए। फिर से समझा रही हूँ एक बार क्वेश्चन। एक विलयन है जिसमें जल के साथ यूरिया को घोला गया है। जलीय विलयन है अर्थात जल विलायक है और उसमें यूरिया घोला गया है। जलीय विलयन है, जलीय विलयन की मोललता दी गई है 0.25 मोलल अर्थात मोललता दी गई है। और इस मोललता से क्या तात्पर्य है कि 0.25 मोल यूरिया के 1 किलोग्राम जल में उपस्थित हैं। अब 1 किलोग्राम जल में 0.25 मोल उपस्थित हैं। विलयन दिया गया हमें 2.5 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में यदि 0.25 मोल उपस्थित हैं यूरिया के, तो 2.5 किलोग्राम में जल के कितने मोल उपस्थित होंगे। परंतु हमें जल के मोलों की संख्या नहीं ज्ञात करनी है, हमें यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात नहीं करनी है, हमें यूरिया के द्रव्यमान की गणना करनी है। मतलब पहले हमें यूरिया के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। उस मोलों की संख्या को हम बदल देंगे यूरिया के द्रव्यमान में। तो पहले हम लिखते हैं क्या क्या जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं मान वो। तो सबसे पहले दिया गया है विलयन का द्रव्यमान जो कि है 2.5 किलोग्राम। अब विलयन 0.25 मोलल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि विलयन की मोललता प्रश्न में दी गई है। विलयन की मोललता दी गई है 0.25 और इकाई होती है इसकी मोल प्रति किलोग्राम और इसको व्यक्त किया जाता है स्मॉल m से। इस मोललता से क्या तात्पर्य है? इस मोललता का मतलब है कि 1 किलोग्राम जल जो कि विलायक के रूप में है उसमें यूरिया के 0.25 मोल घोले गए हैं। 1 किलोग्राम जल मोललता दी गई। इसी मोललता से हम समझ रहे हैं कि जो मोललता होती है वो 1 किलोग्राम के लिए होती है। मोललता 1 किलोग्राम के लिए होती है, मतलब इस मोललता के हिसाब से विलायक अर्थात जल की मात्रा कितनी होगी? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। इसमें विलय उपस्थित है कौन सा? यूरिया। उसके कितने मोल दिए गए हैं, कितने मोल घोले गए हैं? 0.25 मोल घोले गए हैं। अब मोलों की संख्या हमें पता है लेकिन यूरिया का द्रव्यमान हमें नहीं पता है। यूरिया के मोलों की संख्या तो प्रश्न में दी गई है, परंतु
हमें इन मोलों की संख्या को द्रव्यमान में बदलना होगा। मतलब हमें ये तो पता है कि 1 किलोग्राम जल में 0.25 मोल यूरिया घुला गया है, पर यूरिया कितने द्रव्यमान में के अनुसार घोला गया है, मतलब कितने ग्राम में, कितने किलोग्राम यूरिया या कितने ग्राम यूरिया 1 किलोग्राम में घोला गया है। तो हमें यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। पहले यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करने के पहले हम विलयन का कुल द्रव्यमान देख लेते हैं। तो विलयन का कुल द्रव्यमान कैसे निकलेगा? विलयन में होता है एक चीज़ विलेय और दूसरी चीज़ होती है विलायक। तो विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान प्लस कर देंगे तो विलयन का कुल द्रव्यमान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए है, 1 किलोग्राम जल में कितने ग्राम यूरिया घोला गया है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें मोलों की संख्या पता है। यूरिया जितने भी संख्या में यूरिया के जितने भी मोल 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम जल में घुले गए हैं वो हमें प्रश्न में दी गई है। इन मोलों की संख्या से ही हम यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि मोलों की संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान। तो यूरिया के मोलों की संख्या दी गई है, यूरिया का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है और यूरिया का मोला द्रव्यमान हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। तो यूरिया का मोला द्रव्यमान सूत्र को देखकर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जो कि होता है 60। यूरिया का मोला द्रव्यमान होता है 60। यूरिया का मोलर द्रव्यमान 60 होता है। सारे परमाणुओं के परमाणु भारों को प्लस कर देंगे तो वो आएगा 60। अब यूरिया के मोलों की संख्या हमें पता है, यूरिया के मोलों की संख्या 0.25 है। यूरिया का द्रव्यमान हमें पता करना है और यूरिया का मोला द्रव्यमान का भी हमें पता है। तो द्रव्यमान निकालना है तो यूरिया का मोला द्रव्यमान को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो यूरिया के मोल और यूरिया का मोला द्रव्यमान का इंटू हो जाएगा, तो यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यूरिया के मोला द्रव्यमान जो बटे में है वो बाईं तरफ आकर गुणा में आ जाएगा। तो इन दोनों का अर्थात यूरिया के मोलों की संख्या का और यूरिया के मोला द्रव्यमान का हम गुणा कर देंगे तो हमारा यूरिया का द्रव्यमान हमें ज्ञात हो जाएगा। यूरिया के मोल है 0.25 और यूरिया का मोला द्रव्यमान है 60। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 ग्राम आ जाएगा। अर्थ इसका मतलब क्या हुआ कि 15 ग्राम, मतलब ये जो 0.25 मोल यूरिया के हैं, ये 0.25 मोल का मतलब क्या है, 15 ग्राम यूरिया। यदि यूरिया के मोलों की संख्या 0.25 है, इसका मतलब क्या हुआ, 15 ग्राम यूरिया। और 15 ग्राम यूरिया जो हमें निकाली है 15 ग्राम यूरिया किस में उपस्थित है, 1 किलोग्राम जल में। 15 ग्राम यूरिया किस में घोली गई है, 1 किलोग्राम जल में। 1 किलोग्राम जल में अर्थात 1000 ग्राम जल में। अब 15 ग्राम यूरिया, हमें यूरिया का द्रव्यमान 15 ग्राम यूरिया अर्थात हमें यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात हो गया। तो 15 ग्राम यूरिया अर्थात विलेय 15 ग्राम यूरिया अर्थात विलेय और 1000 ग्राम जल अर्थात विलायक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो विलयन का कुल द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा कुल द्रव्यमान होगा 1015 ग्राम। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना आएगा, 1015 ग्राम। ठीक है, अब ये हमें क्यों चाहिए, इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आगे हमें समझ में आएगा। विलयन के कुल द्रव्यमान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये इसी क्वेश्चन में हम आगे समझेंगे। हमें प्रश्न में क्या निकालना है, हमें प्रश्न में ज्ञात करना है 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए उसमें कितना यूरिया घोला जाए। मतलब एक जलीय विलयन है जिसका द्रव्यमान 2.5 ग्राम दिया गया है, अर्थात एक विलयन है जिसमें 2.5 ग्राम विलयन है, 2.5 ग्राम विलयन को बनाने के लिए उसमें यूरिया की मात्रा कितनी घोलें वो हमें ज्ञात करनी है। यूरिया का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, अब हमें ये तो पता है, पीछे हम सॉल्व कर चुके हैं कि 1015 ग्राम हमारा कुल विलयन है। 1015 ग्राम विलयन में कितना यूरिया घुला है, 1015 ग्राम विलयन में घुली हुई यूरिया की मात्रा कितनी है, 15 ग्राम, जो हमने उसकी मोललता की सहायता से ज्ञात की है। यूरिया की मात्रा बराबर 15 ग्राम। ठीक है ना। अब 1015 ग्राम में यूरिया की घुली हुई मात्रा है कितनी, 15 ग्राम। हमें कितने में यूरिया घोलना है,
हमें यूरिया घोलना है 2000, हमें यूरिया घोलना है 2000, हमें यूरिया घोलना है क्योंकि यूरिया दिया गया है विलियन दिया गया है 2.5 किलोग्राम। विलियन की मात्रा कितनी दी गई है? 2.5 किलोग्राम। अब विलियन की ये जो मात्रा दी गई है किलोग्राम में है, यहाँ हम विलियन ले रहे हैं ग्राम में, तो इस द्रव्यमान को भी हम, विलियन के इस द्रव्यमान को भी हम किलोग्राम वाले द्रव्यमान को ग्राम में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? 1000 का गुणा करके। तो ये आ जाएगा हमारा, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक दशमलव लगाकर, मतलब हमारा जो 2.5 किलोग्राम यूरिया का विलयन है, यूरिया का जलीय विलयन है, उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी ग्राम में? 2500 ग्राम। तो यदि 1015 ग्राम विलयन में यूरिया घोला गया है 15 ग्राम, तो 2500 ग्राम विलयन में कितना यूरिया घोलना होगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो क्या होगा? 15/1000, 15 गुणित 2500, कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो भाग देकर आएगा, इसका भाग देने पर आएगा 36.96। 15 या तो आप कैंसिल कर लीजिए और कैंसिल करने के बाद सिंपल करके जो भी संख्या आएंगी उन्हें भाग दे दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट 15 में 2500 का गुणा कर दीजिए और 1015 से भाग दे दीजिए, तो आएगा 36.96। अर्थात जब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 का ये 6, इसमें एक अंक, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये 6 की जगह इसको हटाएंगे तो ये 9 की जगह 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ, और एक जो हासिल है वो इसमें जुड़ जाएगी, तो हमारा कितना हो जाएगा राउंड ऑफ करके? 37 ग्राम। यूरिया की मात्रा कितनी आएगी? 37 ग्राम। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है ये वाला विलयन, विलयन की मोललता दी गई थी ना, विलयन की मोललता दी गई थी। इसका मतलब क्या दिया गया था कि 1000 ग्राम विलायक है जिसमें 0.25 मोल यूरिया के घुले हुए हैं। हमने यूरिया के मोलों की संख्या को किस में बदला? पहले यूरिया के मोलों की संख्या को हमने बदला यूरिया के द्रव्यमान में, यूरिया के द्रव्यमान में बदला है। तो ये यूरिया का द्रव्यमान है 15 ग्राम, जो कि घुला हुआ है 1015 ग्राम विलयन में। अब क्योंकि 1015 ग्राम विलयन में इतनी मात्रा घुली है यूरिया की, तो 2500 ग्राम विलयन में कितनी मात्रा घुली होगी यूरिया की? तो वो आएगा कितना? 37 ग्राम। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, और अगला जो प्रश्न है 1.5, इसके अंदर 3 प्रश्न है, A, B, C। अगला प्रश्न पहले समझते हैं। पहले एक प्रश्न पढ़ते हैं, फिर प्रश्न समझेंगे, फिर प्रश्न में क्या दिया गया है, उसके बाद क्या निकालना है वो देखेंगे। 20% W/W, मतलब द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत में सांद्रता दी गई है। 20% W/W जलीय KI। जलीय KI मतलब एक ऐसा विलयन जो जिसमें KI अर्थात पोटेशियम आयोडाइड को जल में घोला गया है। एक ऐसा विलयन है जिसमें पोटेशियम आयोडाइड अर्थात KI को जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया है। जलीय KI का अर्थ समझ में आया? एक ऐसा विलयन जिसमें पोटेशियम आयोडाइड को जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, जिसकी सांद्रता दी गई है 20%। किसके अनुसार? द्रव्यमान के अनुसार, मतलब W/W, मतलब जल अर्थात विलायक का भी द्रव्यमान लिया है और विलेय अर्थात KI का भी द्रव्यमान लिया है। इस जलीय विलयन का घनत्व दिया गया है, कितना है? 1.202 ग्राम मोल लीटर इनवर्स, मिलीलीटर इनवर्स। 1.2
202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ये घनत्व दिया गया है। अब ज्ञात क्या करना है, के आई विलयन की पहली चीज़ ज्ञात करनी है मोललता। मोललता को दर्शाते हैं स्मॉल m से। फिर क्या ज्ञात करना है, मोलरता। मोलरता को दर्शाते हैं कैपिटल M से। फिर क्या ज्ञात करना है, मोल अंश, जिसको दर्शाया जाता है x से। ये 3 चीज़ों की गणना हमें के आई के जलीय विलयन के लिए करनी है। और के आई के जलीय विलयन का सांद्रण दिया गया है प्रतिशत में, जो कि है द्रव्यमान के अनुसार। और क्या दिया गया है, घनत्व। के आई का जलीय विलयन जो है उसका घनत्व दिया गया है। अब दी गई हैं केवल 2 चीज़ें, इन्हीं से हमें वो सारी चीज़ों के मान ज्ञात करने हैं जो हमें मोललता, मोलरता और मोलंश को ज्ञात करने के लिए आवश्यक हैं। केवल ये 2 मान दिए गए हैं, एक तो सांद्रण जो कि प्रतिशत में दिया गया है और दूसरा घनत्व दिया गया है। केवल इन्हीं दोनों मानों की सहायता से हम वो सारे मान निकालेंगे जिनकी आवश्यकता हमें मोललता ज्ञात करने के लिए, मोलरता ज्ञात करने के लिए और मोलंश को ज्ञात करने के लिए होगी। तो अब पहली चीज़ सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले तो क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया है विलयन का सांद्रण जो कि है प्रतिशत में, और वो भी W मतलब द्रव्यमान के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि प्रतिशत में है मतलब विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा, 100 ग्राम। क्योंकि विलयन प्रतिशत में दिया गया है इसका मतलब, और प्रतिशत में भी विलयन का द्रव्यमान दिया गया है। W मतलब द्रव्यमान, विलायक का भी द्रव्यमान लिया है और विलेय का भी द्रव्यमान लिया है। तो क्योंकि प्रतिशत है इसलिए विलयन का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम होगा। अब 20% है, इसका क्या मतलब हुआ, 20% का मतलब हुआ कि विलेय का द्रव्यमान है, विलेय अर्थात के आई का द्रव्यमान है 20 ग्राम, और बाकी का 100 में से जो भी माइनस करके आएगा वो हो जाएगा हमारा विलायक अर्थात जल का द्रव्यमान 80 ग्राम। कुल विलयन 100 ग्राम है प्रतिशत के अनुसार, 20% सांद्रण है, तो 20% सांद्रण का अर्थ हुआ कि विलेय अर्थात के आई का द्रव्यमान होगा 20 ग्राम, और वो घोला गया है बाकी के बची हुई मात्रा में अर्थात विलायक में। तो 100 में से 20 ग्राम तो हमारा कुल विलयन, यदि हमारा 100 ग्राम है तो 20 ग्राम हमारा विलेय होगा और 80 ग्राम हमारा विलायक होगा। विलेय है के आई और विलायक है जल। अब तो हमें इससे क्या पता चल गया, विलेय और विलायक का विलेय और विलायक का द्रव्यमान। आगे क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है मोललता, क्वेश्चन में सॉल्व करना है मोललता, मोलरता और मोलंश। तो मोललता ज्ञात करनी हो या मोलरता ज्ञात करनी हो या मोलंश ज्ञात करना हो, उन सभी के लिए हमें मोलों की संख्या का भी पता होना चाहिए, और मोलों की संख्या का पता करने के लिए हमें मोला द्रव्यमान का भी पता होना चाहिए। तो विलेय का मोला द्रव्यमान और विलायक का मोला द्रव्यमान भी हमें पता होना चाहिए। सूत्र से हम मोला द्रव्यमान सरलता से निकाल सकते हैं। के आई का मोला द्रव्यमान होता है 166 ग्राम प्रति मोल, और जल का मोला द्रव्यमान होता है 18 ग्राम प्रति मोल। मोला द्रव्यमान क्यों लिखा हमने यहाँ, मोला द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी हमें मोललता भी ज्ञात करने के लिए, मोलरता ज्ञात करने के लिए और मोलंश को भी ज्ञात करने के लिए मोला द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, क्योंकि मोला द्रव्यमान की सहायता से हम मोलों की संख्या का निर्धारण करेंगे। अब आगे आते हैं, आगे क्या दिया गया है, घनत्व। घनत्व दिया गया है विलयन का 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर। घनत्व, क्योंकि हमें मोलरता, प्रश्न में दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, मोलरता। मोलरता क्या सूत्र होता है, क्या, मोलों की, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। तो क्वेश्चन में कहीं भी आयतन नहीं दिया गया है, तो इस घनत्व की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, विलयन का आयतन निकाल लेंगे। अब घनत्व दिया गया है, द्रव्यमान हमें सांद्रण से पता चल गया, तो हम आयतन निकाल लेंगे। आयतन कैसे निकालेंगे, पक्षांतर कर देंगे, आयतन को, आयतन जो बटे में है उसे बाईं ओर ले जाएंगे और घनत्व दाईं ओर आ जाएगा, तो हमारा आयतन निकल आएगा। आयतन कैसे निकालेंगे, ये घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जिसमें हमें घनत्व भी पता है जो क्वेश्चन में दिया गया है, और द्रव्यमान भी पता है जो क्वेश्चन के अनुसार 20 ग्राम है। तो आयतन निकालेंगे, आयतन को हम बाईं ओर लाएंगे तो घनत्व हमारा नीचे बटे में आ जाएगा। तो हमारा द्रव्यमान बटे घनत्व से हम आयतन निकालेंगे। द्रव्यमान हमारा किसका, क्योंकि हमें घनत्व किसका दिया गया है, जलीय विलयन का घनत्व दिया गया है, तो आयतन, तो घनत्व किसका है, विलयन का, तो आयतन भी किसका निकलेगा, विलयन का ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना है हमारा विलयन का, 100 ग्राम, और घनत्व कितना दिया गया है, 1.2
202 ग्राम, तो 100 में 1.202 को भाग देकर आएगा 83.2 मिलीलीटर। ठीक है, क्योंकि घनत्व की इकाई जो दी गई है ग्राम प्रति मिलीलीटर दी गई है, मतलब घनत्व की इकाई में जो आयतन की इकाई है वो मिलीलीटर है, तो जो हमारा आयतन आएगा वो भी मिलीलीटर में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। घनत्व की इकाई दी गई है ग्राम प्रति मिलीलीटर, और इसी घनत्व की सहायता से हमने विलयन का आयतन निकाला है, और आयतन जो आएगा हमारा वो भी मिलीलीटर में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि घनत्व की इकाई में आयतन की इकाई मिलीलीटर उपयोग में लाई गई है, तो हमारा जो आयतन आया है वो भी मिलीलीटर में आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मोलरता में जो आयतन लिया जाता है वो लीटर में लिया जाता है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिलीलीटर वाले आयतन को 1000 से भाग दे देंगे। मिलीलीटर वाला आयतन आया हमारा 83.2 मिलीलीटर। इस 83.2 मिलीलीटर को हम 1000 से भाग देंगे तो जो भी मान आएगा वो हमारा लीटर में होगा, अर्थात जो भी आयतन आएगा वो हमारा लीटर में होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन में निकालते हैं सबसे पहले मोललता। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा गया है, मोललता। मोललता जिसे दर्शाया जाता है स्मॉल m से। स्मॉल m बराबर होता है क्या, KI के मोल, KI अर्थात विलेय, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। KI के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में रखना है, और विलेय के मोलों की संख्या जो क्वेश्चन में नहीं दी गई है वो अब हम यहाँ निकालेंगे। तो KI के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलों की संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान। KI के मोलों की संख्या निकालनी है तो सूत्र क्या होगा, KI का द्रव्यमान बटे KI का मोला द्रव्यमान। KI का द्रव्यमान होता है, KI का द्रव्यमान प्रश्न में दिया गया है कितना, सांद्रण के अनुसार 20 ग्राम। KI का द्रव्यमान कितना दिया गया है, सांद्रण के अनुसार 20 ग्राम। तो KI का द्रव्यमान 20 बटे KI का मोल द्रव्यमान जो हमने पीछे निकाल के रखा हुआ है 166 ग्राम प्रति मोल। अब द्रव्यमान को मोल द्रव्यमान से अर्थात 20 को 166 से भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 0.1204, मतलब KI के मोलों की संख्या आई 0.1204। अब हमें क्या रखना है, तो मोलों की संख्या तो हमें ज्ञात हो गई, और क्या चाहिए हमें, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान तो क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, सांद्रण के अनुसार विलायक का द्रव्यमान दिया गया है 80 ग्राम, अर्थात जो द्रव्यमान दिया गया है वो द्रव्यमान दिया गया है ग्राम में। उस ग्राम वाले द्रव्यमान को हमें बदलना है किसमें, किलोग्राम में। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम ग्राम वाले द्रव्यमान को 1000 से भाग दे देंगे। जब ग्राम वाले द्रव्यमान को 1000 से भाग देंगे अर्थात 80 ग्राम को 1000 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.08 किलोग्राम। ठीक है, तो हमारा ये जो विलायक का द्रव्यमान है ये किलोग्राम वाला द्रव्यमान है। अब हम सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र क्या है हमारा, KI के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। मोलों की संख्या कितनी निकली, 0.1204। विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान कितना आया, 0.08, तो मान रख दिया हमने 0.1204 बटे 0.08, और भाग दे के आ गया हमारा 1.5। ठीक है, भाग देकर देखिएगा आप, मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा है, पहले सॉल्व करके इसलिए लिख कर रखा है ताकि वीडियो बनाने में ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो हमारी विलयन की मोललता आई है 1.5 मोल किलोग्राम इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम जल में 1.5 मोल KI घोला गया है। जो मोललता आई है 1.5 मोल प्रति किलोग्राम, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम जल में 1.5 मोल KI के घोले गए हैं, तो हमारा विलयन तैयार हुआ है। जो भी हमने जलीय विलयन तैयार किया गया है वो कैसे तैयार हुआ है, 1 किलोग्राम जल में 1.5 मोल यूरिया के घोलकर विलयन हमने तैयार किया है। ठीक है, ये हुआ इस मोललता का अर्थ। अगली चीज निकालते हैं। अगली चीज पूछी गई है क्वेश्चन में, मोलरता जिसे हम दर्शाते हैं कैपिटल M से। इसका सूत्र होता है क्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। विलेय के मोलों की संख्या अर्थात KI के मोलों की संख्या, विलयन का लीटर में आयतन जो हम पहले निकाल चुके हैं।
विलय क्या है हमारा के आई की मोलों की संख्या हम यहाँ मोललता के समय निकाल चुके हैं, जो आई है कितनी 0.1204। के आई की मोलों की संख्या कितनी है 0.1204। और विलयन का लीटर में आयतन हम पीछे निकाल चुके हैं, ये 83.2 बटे 1000, 83.2 भागे 1000 है। 83.2 बटे 1000 जो बटे में 1000 है, जब हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो जो 1000 है वो ऊपर चला जाएगा, जो बटे में है वो ऊपर इंटू में आ जाएगा। अब हम इसे गुणा भाग कर लेंगे, गुणा भाग करके मोलरता आएगी 1.447, 1.447। तो मोलरता हमारी कितनी आई, इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसको दशमलव के 2 अंकों तक राउंड ऑफ किया है, तो ये 7 हटाएंगे तो ये 4 में 1 अंक जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.45 m। मोलरता कितनी आई हमारी 1.45 m। इसका मतलब क्या हुआ कि मोलरता का मान है 1.45 मोल प्रति लीटर, अर्थात 1 लीटर विलयन में के आई के 1.45 मोल घोले गए हैं। 1 लीटर विलयन में के आई विलय के 1.45 मोल घोल कर विलयन तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी निकल आई क्या मोलरता। अब मोलरता के आगे बढ़ते हैं, तो अगला पूछा गया है प्रश्न में मोल अंश। अब हमें अगली क्या गणना करनी है, मोल अंश की गणना करनी है। मोल अंश की गणना करने के लिए हमें विलेय के मोलों की संख्या का भी पता होना चाहिए और विलायक के मोलों की संख्या के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहले हम विलेय जो कि के आई है और विलायक जो कि जल है, दोनों के मोलों की संख्या का निर्धारण कर लेते हैं। मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलक द्रव्यमान। तो पहले के आई का मोल निकालते हैं, के आई के मोलों की संख्या निकालते हैं, तो के आई का द्रव्यमान बटे के आई का मोलक द्रव्यमान। के आई का द्रव्यमान दिया गया है 20 ग्राम और के आई का मोलक द्रव्यमान होता है 166 ग्राम प्रति मोल। तो इन दोनों को भाग देकर आ जाएगा 0.1204। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं जब हम मोलरता और मोललता सॉल्व कर रहे थे तब। अब हमें क्या निकालना है, H2O के मोलों की संख्या। तो H2O का दिया गया द्रव्यमान बटे H2O का मोलक द्रव्यमान। H2O का दिया गया द्रव्यमान है प्रश्न के अनुसार 80 ग्राम और H2O का मोलक द्रव्यमान होता है 18। तो 80 में 18 का भाग देंगे तो 4.4444 आ जाएगा। तो इस तरह से जल के मोलों की संख्या आई 4.44 और के आई के मोलों की संख्या आई 0.1204। अब विलयन में कुल मोलों की संख्या भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल कर देंगे। विलेय के मोल अर्थात के आई के मोल है 0.1204 और विलायक के मोल अर्थात जल के मोल है 4.44। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल को प्लस करके हमारा ये आ गए कुल मोल, अर्थात विलयन में उपस्थित कुल मोल। कुल मोल कितने आए 4.5648। अब हम क्या निकालेंगे, मोल अंश निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे, के आई का मोल अंश निकालेंगे। मोल अंश का सूत्र क्या होता है, जिस पदार्थ या जिस अवयव का मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोल। तो के आई का मोल अंश निकालना है तो के आई के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोल। के आई के मोलों की संख्या कितनी है 0.1204, वो ऊपर आ जाएगी। और कुल मोल जो हम पहले निकाल चुके हैं, तो विलयन में कुल मोल कितने हैं 4.5648। तो ये हमने बटे में नीचे रख दी। जिसका निकालना होता है मोल अंश, जिसका ज्ञात करना होता है उसका मान ऊपर, उसके मोलों की संख्या का मान ऊपर आता है और नीचे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का मान आता है। तो विलयन के कुल मोल नीचे आएंगे और जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या का मान ऊपर आएगा। अब के आई का निकालना है तो के आई के मोलों की संख्या ऊपर रखी है और विलयन की कुल मोल नीचे रख दी है। तो हमारा कितना आ जाएगा इसको भाग देकर आएगा 0.026 मोल। मोल अंश के आई का मोल अंश कितना आया 0.026। मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये एक अनुपात होता है। अब के आई का मोल अंश हमने निकाल लिया है। H2O का मोल अंश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो हम इसी तरह से सूत्र में मान रखकर हम H2O का मोल अंश भी निकाल सकते हैं, परंतु उससे ज़्यादा सरल क्या होगा, H2O का मोल अंश निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने एक अवयव का तो मोल अंश निकाल लिया है, तो क्या करेंगे, एक में से
जो हमने जिस अवयव का मूलांश निकाला है उसे एक में से माइनस कर देंगे, तो दूसरे अवयव का मूलांश हमें ज्ञात हो जाएगा। यदि हम एक अवयव का मूलांश ज्ञात कर चुके हैं तो उसे हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो दूसरे अवयव का मूलांश हमें ज्ञात हो जाएगा। तो H2O का मूलांश कितना आया, 1 में से माइनस करके 0.974। तो हमारा कितना आया, 0.974। Ki का मूलांश निकाला हमने 0.026 और H2O का मूलांश निकाला हमने 0.974। ये गुणा भाग आप खुद करके देखिएगा, मैं पहले से करके रखती हूँ ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो और वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। हमारे इस चैप्टर का अगला टॉपिक है विलेयता। NCERT के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ रहे हैं और NCERT के अकॉर्डिंग भी, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा अगला, अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक विलेयता। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है विलेयता। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर विलयन, तो जो हम अब पढ़ रहे, जो हम अभी जो टॉपिक सॉल्व करेंगे फिलहाल आगे आज, एग्ज़ाम के रेफरेंस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अभी आज, उन्हें समझे बिना हम आगे के टॉपिक नहीं समझ सकते, उन्हें समझे बिना हम आगे के टॉपिक नहीं समझ सकते। इसलिए हम आज के टॉपिक समझेंगे और वो समझना ज़रूरी है ताकि हमें आगे के टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आए। अगला टॉपिक है हमारा विलेयता। हमारा अगला टॉपिक क्या है, विलेयता। विलेयता का अर्थ होता है कि किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित विलायक की मात्रा के अंदर घोली जा सकती है। किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा के साथ घोली जा सकती है, विलेयता कहलाती है। परंतु ताप निश्चित होना चाहिए। ताप निश्चित होना चाहिए अर्थात ताप को बढ़ाना या घटाना नहीं है, क्योंकि ताप बढ़ाने या घटाने से विलेयता कम ज़्यादा हो जाती है। तो एक निश्चित ताप पर किसी भी अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की दी गई निश्चित मात्रा में पूर्ण रूप से घुल जाती है, वही उस अवयव की विलेयता कहलाती है। लेकिन ताप कैसा होना चाहिए, निश्चित। निश्चित होने का मतलब क्या है कि हमें ना तो ताप घटाना है और ना ही ताप बढ़ाना है, क्योंकि ताप घटने और बढ़ने से विलेयता भी कम या ज़्यादा हो जाती है। ताप और दाब दोनों का ही प्रभाव विलेयता पर पड़ता है। तो विलेयता अर्थात किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा, किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की दी गई निश्चित मात्रा में पूर्ण रूप से घुल जाए। जो विलायक की दी गई निश्चित मात्रा में पूरी तरह से घुल जाए, पूर्ण रूप से घुल जाए अर्थात पूरी तरह से घुल जाए, वह क्या कहलाती है, उस अवयव की विलेयता कहलाती है। परंतु ताप निश्चित हो, ताप निश्चित हो, ताप को घटाना बढ़ाना नहीं है, वरना विलेयता भी घट बढ़ जाएगी। अब इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, इसी टॉपिक विलेयता टॉपिक के अंतर्गत ही हम पहले अध्ययन करेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता अर्थात कोई भी ठोस जो विलेय के रूप में होगा वो किसी भी द्रव में कितनी अधिकतम मात्रा में घुल सकता है। ठोसों की द्रवों में विलेयता अर्थात ठोसों की वह मात्रा जो द्रवों के किसी भी एक या एक से अधिक अलग अलग द्रव में अधिकतम मात्रा में घुल सकता है। कोई भी
ठोस पदार्थ जो किसी द्रव की दी गई निश्चित मात्रा में पूर्ण रूप से घुल सकता है, वह उस ठोस की द्रव में विलेयता कहलाएगी। ठीक है, जैसे शक्कर, शक्कर एक ठोस है और पानी एक द्रव है। तो एक निश्चित मात्रा में जल हम लेंगे, उसमें अधिकतम कितनी मात्रा शक्कर की हम घोल सकते हैं, वही शक्कर की विलेयता होगी जल के अंदर। ठीक है, अब कोई भी ये भी हमें कोई भी चीज़ किसी भी दूसरे पदार्थ में तब घुलती है जब उसकी प्रकृति समान हो। मतलब विलेय और विलाय की प्रकृति निर्भर करती है विलेयता को निर्धारित करने के लिए। कोई भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में तभी घुलता है जब दोनों की प्रकृति समान हो। कोई भी एक विलेय किसी दूसरे विलायक में तभी घुलता है जब दोनों की प्रकृति समान हो, या दो पदार्थ आपस में तभी घुलनशील होते हैं जब दोनों की प्रकृति समान होती है। मतलब लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब समान समान को घोलता है। विलेयता या घुलनशीलता के लिए कौन सा फैक्टर काम करता है? समान समान को घोलता है। मतलब विलेय और विलायक या दो ऐसे पदार्थ जिन्हें हम घोलना चाह रहे हैं, उनकी प्रकृति समान होनी चाहिए। समान समान को घोलता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। एक तरह के पदार्थ होते हैं ध्रुवीय और एक तरह के पदार्थ होते हैं अध्रुवीय। ध्रुवीय पदार्थ जिनमें दो ध्रुव होंगे, एक धन ध्रुव और दूसरा ऋण ध्रुव। और दूसरे तरह के वो पदार्थ होंगे जिसमें जो अध्रुवीय होंगे, अर्थात उनमें कोई ध्रुव नहीं होगा, ना ऋणात्मक ध्रुव होगा और ना ही धनात्मक ध्रुव होगा। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो समान प्रकृति के, मतलब ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा। लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जैसे आपको तो सभी को पता होगा कि पानी और तेल आपस में घुलते नहीं हैं। पानी और तेल आपस में नहीं घुलते हैं। क्यों नहीं घुलते हैं? क्योंकि पानी ध्रुवीय प्रकृति का होता है और तेल अध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसलिए पानी और तेल आपस में घुलनशील नहीं होते हैं। पर दो अलग अलग पदार्थों से बने हुए तेल, जैसे नारियल का तेल और सोयाबीन का तेल, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वो दोनों आपस में घुल जाएंगे। क्यों घुल जाएंगे? क्योंकि चाहे तो नारियल का तेल ले लें, चाहे तो सोयाबीन का तेल ले लें, चाहे मूंगफली का ले लें, कोई भी तेल ले लें, सभी अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो एक तेल में दूसरा तेल घुलनशील हो जाएगा। या जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं, जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं वे सभी अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, तो वे आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं। जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं वे सभी अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो एक कार्बनिक विलायक को दूसरे कार्बनिक विलायक में घोलेंगे तो वे आपस में घुलनशील हो जाएंगे। परंतु किसी कार्बनिक विलायक को जल में घोलने की कोशिश करेंगे तो जल और कार्बनिक विलायक आपस में नहीं घुलेंगे, क्योंकि जल होता है ध्रुवीय प्रकृति का और कार्बनिक विलायक होते हैं अध्रुवीय प्रकृति के। ठीक है, तो इसी का मतलब हुआ समान समान को घोलता है, अर्थात लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता। तेल और पानी की बात तो द्रव की द्रव में विलेयता हुई है, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है, पानी में नमक घुल जाता है। ठीक है ना, पानी में शक्कर घुलती है, पानी में नमक घुल जाता है। जबकि पानी में नेफ्थलीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और नेफ्थलीन का नाम नहीं भी सुना होगा तो देखा तो होगा ही। नेफ्थलीन एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि जैसे पानी में नमक मतलब सोडियम क्लोराइड या शक्कर आसानी से घुल जाते हैं, परंतु नेफ्थलीन पानी में नहीं घुलता है। नेफ्थलीन पानी में नहीं घुलता है। नेफ्थलीन पानी में नहीं घुलता तो फिर किस में घुलेगा?
क्योंकि नेफ्थलीन अध्रुवीय प्रकृति का होता है और जल हमारा ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो नेफ्थलीन हमारा घुलेगा किसी कार्बनिक विलायक में, जैसे बेंजीन में। नेफ्थलीन किस में घुलेगा? किसी कार्बनिक विलायक में, जैसे बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। नमक एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है तो आयनिक को ध्रुवी नहीं कहेंगे, क्योंकि ध्रुव वो होते हैं जिनमें कमजोर धनात्मक और ऋणात्मक भाग होते हैं, जबकि आयनिक यौगिकों में तो पूर्ण रूप से धनात्मक और ऋणात्मक भाग ही होते हैं, या धनायन और ऋणायन ही होते हैं। तो धनायन और ऋणायन जिनमें होंगे वो तो जल के साथ पूर्ण रूप से घुल ही जाएंगे, क्योंकि जल में धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होता है, जबकि नेफ्थलीन में धन ध्रुव और ऋण ध्रुव नहीं होने की वजह से उसकी प्रकृति अध्रुवीय होने की वजह से वह जल में नहीं घुलेगा। जबकि वह किसी अध्रुवीय नेफ्थलीन, जो कि एक अध्रुवीय प्रकृति का कार्बनिक यौगिक है, वह किसी कार्बनिक विलायक में, जैसे बेंजीन में, घुल जाएगा। जल में नहीं घुलेगा नेफ्थलीन, लेकिन उसी के समान प्रकृति का यदि कोई विलायक होगा तो उसमें घुल जाएगा, जैसे बेंजीन में घुल जाएगा। बेंजीन में नेफ्थलीन घुल जाएगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी ठोसों की द्रवों में विलेयता। कब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है? जब दोनों की प्रकृति समान हो। यदि दो अलग प्रकृति के पदार्थ होंगे तो वह आपस में घुलेंगे नहीं। ठीक है, अब किसी एक ठोस पदार्थ का किसी विलायक में जो घुलने की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है विलीनीकरण। किसी एक ठोस पदार्थ के किसी द्रव विलायक में जो घुलने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? विलीनीकरण। ठीक है, एक ठोस विलेय के किसी द्रव विलायक में घुलने की प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है, अर्थात घुलना। सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब क्या होगा? विलीनीकरण का मतलब सिंपल शब्दों में क्या होगा? घुलना। अब जब हम जल लेंगे तो जल ऐसा हो जो शुद्ध अवस्था में हो, जिसमें पहले से कुछ भी घुला हुआ ना हो, उसमें हम नमक घोलना शुरू करेंगे। जब हम नमक घोलना पहले शुद्ध जल था, उसके बाद हमने उसमें नमक घोला। जब हमने उसमें नमक घोला तो नमक की मात्रा उसमें बढ़ गई। उसमें नमक की मात्रा घुल गई। इसका मतलब क्या हुआ? जल का सांद्रण बढ़ गया। अब उसमें हम और अधिक मात्रा में नमक घोलेंगे तो नमक का सांद्रण जल में और अधिक बढ़ जाएगा, मतलब विलयन का सांद्रण और अधिक बढ़ जाएगा। अर्थात किसी शुद्ध विलायक में जब हम कोई विलेय घोलना शुरू करते हैं तो सांद्रण बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे हम विलायक में विलेय को बढ़ाते चले जाते हैं तो विलयन का सांद्रण और अधिक बढ़ता ही चला जाता है। अब हम क्या करेंगे कि किसी विलायक में जिसमें हमने विलेय को घोलना शुरू किया है, उसमें विलायक के साथ विलेय को घोलते जाएंगे, तो क्या होगा? विलेय के कण जो हम घोल रहे हैं, विलेय के कण जो कि ठोस अवस्था में है, वो विलयन के अंदर जाकर टकराएंगे, संघटन होगा, उनके बीच में संघटन होगा, अर्थात वे आपस में टकराएंगे। और जब वे टकराएंगे और जब हम उन्हें अधिक मात्रा में विलेय को हम विलयन के साथ घोलते चले जाएंगे, पहले हमने शुरुआत की घोलने की, फिर उसमें और विलेय घोला उसमें और घोला, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि विलेय जो हम घोलने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले से घुले हुए, क्योंकि अणु आपस में टकराएंगे, कण आपस में टकराएंगे, कणों के आपस में टकराने की वजह से क्या होगा? जो घुलनशील कण है वो क्रिस्टलीकृत होने लगेंगे। घुलनशील कण क्या होंगे? क्रिस्टलीकृत होने लगेंगे। क्रिस्टलीकृत होने का अर्थ क्या है? कि जो घुले हुए, यदि हम अधिक मात्रा में विलायक के साथ अधिक मात्रा में हम कोई विलेय घोल देते हैं, अधिक मात्रा में विलायक के साथ यदि हम कोई विलेय घोल देते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि विलेय का घुलना बंद हो जाता है, और उसके बावजूद भी यदि हम और अधिक मात्रा में विलेय को घोलते हैं तो क्या होता है? क्रिस्टलीकरण होने लगता है। अर्थात विलयन में जब हम अधिक मात्रा में विलेय घोलने की कोशिश करते हैं तो विलयन में से विलेय के कण अघुलनशील रूप में हमें
वापस मिलने लगते हैं। अर्थात विलयन में जब हम अधिक मात्रा में विलय के कण घोलने की कोशिश करते हैं तो विलय के कण अघुलनशील रूप में हमें वापस मिलना शुरू हो जाते हैं, अर्थात विलयन में से विलय बाहर निकलने लगता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। एक साधारण सा एग्जाम्पल शायद आप लोगों ने घरों में देखा हो, जैसे हम शक्कर और पानी का मिश्रण बनाते हैं चाशनी बनाने के लिए। तो चाशनी में पानी अधिक मात्रा में होता है और शक्कर कम मात्रा में होती है, परंतु उसी शक्कर में जब हम पानी कम मात्रा में डालेंगे तो पानी में शक्कर पहले तो घुल जाएगी, लेकिन उसके लिए ताप बढ़ाना पड़ेगा अर्थात विलयन को गर्म करना पड़ेगा। तो विलयन को जब हम गर्म करेंगे तो शक्कर पहले पूर्ण रूप से घुल जाएगी, परंतु जब हम पूरी तरह से उसे घोलने की कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो घुली हुई शक्कर हमें वापस से शक्कर के ही रूप में, ठोस के रूप में प्राप्त हो जाती है और जल पूरा हट जाता है उसमें से। तो यह प्रक्रिया कहलाती है क्रिस्टलीकरण। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण, जिसमें विलयन में हम इतना अधिक मात्रा में विलय को घोल दें कि विलय अघुलनशील रूप में हमें वापस से प्राप्त हो जाए, अर्थात विलय हमें वापस से ठोस विलय के रूप में प्राप्त हो जाए। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण करने के लिए क्या करना होता है? विलयन में विलय को इतनी अधिक मात्रा में घोलना होता है कि घुलना बंद हो जाए। क्रिस्टलीकरण अर्थात विलय के क्रिस्टल हमें ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। विलय के क्रिस्टल हमें ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं। विलीनीकरण का अर्थ होता है घुलना और क्रिस्टलीकरण का अर्थ होता है विलयन में से अघुलनशील रूप में विलय के कणों का प्राप्त हो जाना। तो विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं। अब ये हम जानते हैं कि विलय और विलाय को मिलाने से विलयन बनता है, और ये हम पिछले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि विलयन सांद्रता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का अर्थ भी आप सभी को पता होगा, जो पिछले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलायक के साथ विलय की अधिकतम मात्रा घोली जा चुकी हो। संतृप्त विलयन अर्थात वह विलयन जिसमें विलायक के साथ विलय की अधिकतम मात्रा घोली जा चुकी हो और उसमें और अधिक विलय ना घोला जा सके, वह होता है संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन वह होता है जिसमें हम और अधिक मात्रा में विलय को पूर्ण रूप से घोल सकते हैं। असंतृप्त विलयन अर्थात ऐसा विलयन जिसमें हम विलय की और अधिक मात्रा को भी घोल सकते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले कक्षाओं में, ठीक है। जो हम अभी पढ़ रहे हैं इस समय, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो टॉपिक पढ़े हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये हमें समझना आवश्यक है ताकि हम आगे के टॉपिक आसानी से समझ सकें। अब विलयन पर ताप और दाब, विलयन की विलेयता पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है और दाब का भी प्रभाव पड़ता है। विलेयता पर किसका प्रभाव पड़ता है? एक तो पड़ता है ताप का प्रभाव और दूसरा पड़ता है दाब का प्रभाव। विलयन की विलेयता पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है और दाब का भी प्रभाव पड़ता है। वैसे तो विलयन आपने कभी नोटिस किया होगा, नहीं किया हो तो अब करिएगा। जैसे हम ग्लूकोज को जीभ पर रखते हैं, तो ग्लूकोज को एक चम्मच ग्लूकोज लेना, उसे जीभ पर रखना है, तो हमें कैसा लगेगा? जीभ पर रखना है, एकदम से गटकना नहीं है उसे। एक चम्मच ग्लूकोज लेना है और उसे हमें जीभ पर रखना है, तो क्या होगा? हमें ठंडा ठंडा महसूस होगा। जब हमें ठंडा ठंडा महसूस होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि
चारों तरफ का क्योंकि हमने जो ग्लूकोज लिया है, जो हमने जीभ पर रखा है, वो सलाइवा में घुल रहा है। तो घुलने की प्रक्रिया हो रही है। घुलने की प्रक्रिया जो हो रही है वो अपने चारों तरफ से, मतलब मुंह की, जो हमारा मुंह होता है उसकी ऊष्मा से, उसके अंदर जो भी ताप है उससे ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। तो अ, हमारे मुंह के अंदर हमें ठंडा ठंडा लगने लगता है और ठंडा ठंडा लगने लगता है। तो इस तरह से कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ताप ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, और कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है। ये भी हम 11th में पढ़ चुके हैं। कुछ प्रक्रियाएं वो होती हैं जिनमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, वो होती हैं ऊष्मा शोषी प्रक्रियाएं। और कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है, वो होती हैं ऊष्मा क्षेपी प्रक्रियाएं। ठीक है, ऊष्मा शोषी प्रक्रियाएं और ऊष्मा क्षेपी प्रक्रियाएं, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। ऊष्मा शोषी प्रक्रियाएं वो होंगी जिनमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाएगा अंदर, मतलब प्रक्रिया जब हो रही है तब प्रक्रिया में जिस जगह पर प्रक्रिया हो रही है वो उस जगह की प्रक्रिया अपने चारों तरफ के वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण करेगी, वो होगी ऊष्मा शोषी प्रक्रिया। और ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया अर्थात वो प्रक्रिया जो जिस जगह पर हो रही है वो प्रक्रिया ऊष्मा को अपने बाहर चारों तरफ फैला देगी, मतलब अपने जो प्रक्रिया होगी तो ऊष्मा बाहर निकलेगी और वो अपने चारों तरफ उस ऊष्मा को फैला देगी। ऊष्मा शोषी प्रक्रिया के कारण ताप में कमी आती है और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के कारण ताप में वृद्धि होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के कारण ताप में कमी आती है और ऊष्मा शोषी प्रक्रिया के कारण ताप में कमी आती है। इसीलिए जब हम ग्लूकोज को मुंह पर रखते हैं तो एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि मुंह की ऊर्जा या ऊष्मा सलाइवा को और ग्लूकोज को घुलने के लिए चाहिए होती है, मतलब ऊष्मा ग्रहण करता है विलयन बनने के लिए। सलाइवा और ग्लूकोज घुलने के लिए ऊष्मा ग्रहण की जाती है मुंह से, तो वो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि मुंह की ऊष्मा विलयन बनाने में काम आ रही है तो मुंह का ताप थोड़ा कम हो जाता है। और एक और, यदि आपने देखा हो, कभी ध्यान दिया हो, को हम जो चूना पोतने के लिए लाते हैं दीपावली पर, वो चूना जब हम घोलते हैं पानी में तो बहुत तेजी से ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और विलयन बहुत ज़्यादा, ये जिस मटके में हम चूना को पानी में घोलते हैं वो मटका भी पूरी तरह से गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब चूना पानी में घुलता है तो ऊष्मा उत्पन्न करता है, वो ऊष्मा चारों तरफ मटके में और मटके के चारों तरफ फैल जाती है। तो मटका भी आप जब बाहर से छूकर देखेंगे तो वो गर्म महसूस होगा। छूकर मत देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, थोड़ा बहुत गर्म नहीं होता है, बहुत अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है। और विलयन के अंदर तो हाथ डाल भी नहीं सकते, इतना अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इतनी अधिक गर्मी बढ़ जाती है। तो इस तरह से दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा क्षेपी। तो ताप का प्रभाव ऊष्मा शोषी प्रक्रिया पर अलग तरह से पड़ता है और ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया पर अलग तरह से पड़ता है। तो यदि ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया कौन सी हो रही है हमारी? ऊष्मा शोषी, घुलने की प्रक्रिया। हमारी प्रक्रिया कौन सी है हमारी? क्योंकि हम विलेयता पढ़ रहे हैं तो हमारी विलेयता मतलब विलीनीकरण की प्रक्रिया जो हो रही है, मतलब जो हमारी घुलने की प्रक्रिया हो रही है वो कैसी हो? ऊष्मा शोषी हो। ऊष्मा शोषी हो अर्थात जब घुलने की प्रक्रिया हो रही है, जिस जगह पर घुलने की प्रक्रिया हो रही है वो अपने चारों तरफ से, अपने सराउंडिंग से, जो हमने पिछले कक्षा 11 में हमने पढ़ा है, जब ऊष्मा जिस जो प्रक्रिया हो रही है वो अपने चारों तरफ के वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण करती है। तो ताप, जिस जगह प्रक्रिया हो रही है उस जगह का ताप बढ़ जाता है, जिस जगह प्रक्रिया हो रही है उस जगह का ताप बढ़ जाता है और चारों तरफ से वो ऊष्मा ग्रहण करती है। ऊष्मा कहाँ से ग्रहण करती है? चारों तरफ के वातावरण से। तो चारों तरफ का ताप, चारों तरफ जिस जगह से ऊष्मा ग्रहण की गई है वहाँ का ताप कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे कैसे, जैसे समझाने के लिए क्या करें हम, जैसे क्या एग्जाम्पल लूँ जिससे आपको समझ में आए। ग्लूकोज और सलाइवा का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्लूकोज और सलाइवा जब घुलेगा मुंह के अंदर तो उन दोनों को घुलने के लिए ऊष्मा सलाइवा में ग्लूकोज को पूरी तरह से घुलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वो ऊष्मा कहाँ से ली जाएगी? मुंह की गर्मी से ली जाएगी। तो मुंह की गर्मी से जब ऊष्मा ली जाएगी सलाइवा और ग्लूकोज को घुलने के लिए, तो ग्लूकोज और सलाइवा तो ऊष्मा को ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ऊष्मा कहाँ से ली गई है? मुंह से ली गई है। तो मुंह
के अंदर का तो मुंह का तापमान कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऊष्मा ले ली गई विलयन में और मुंह का ताप हो गया कम, तो मुंह में हमें अंदर लगेगा कैसा, थोड़ी देर के लिए ठंडा ठंडा, और विलयन का ताप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और मुंह का ताप थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यदि ऊष्माशोषी प्रक्रिया हो रही है, तो यदि विलीनीकरण की प्रक्रिया हमारी ऊष्माशोषी है, मतलब विलयन बनाने के समय ऊष्मा ग्रहण की जा रही है अपने चारों तरफ के वातावरण से, तो इस तरह के विलयन का यदि हम ताप बढ़ाते हैं, यदि हमारी विलीनीकरण की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है, मतलब हम जब घोलने की प्रक्रिया कर रहे हैं, मतलब एक ठोस पदार्थ को यदि हम किसी द्रव विलायक में घोल रहे हैं और उस तरह के विलयन बनाने के लिए हम जब ताप बढ़ाते हैं, तो विलेय की विलेयता बढ़ जाती है, विलेय की विलेयता बढ़ जाती है। ऊष्माशोषी यदि प्रक्रम है, ऊष्माशोषी विलीनीकरण की प्रक्रिया यदि ऊष्माशोषी है और ऊष्माशोषी है तो हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। मतलब जैसे हम, इसका एक और कॉमन उदाहरण है, जैसे हम शक्कर घोलते हैं पानी में, आप दो जगह पानी ले लीजिए, एक जगह लीजिए ठंडा पानी और एक जगह लीजिए गर्म पानी, और प्रैक्टिकल करके देखिए कि शक्कर कहाँ जल्दी घुलेगी, ठंडे पानी में या गर्म पानी में। गर्म पानी में शक्कर जल्दी घुल जाएगी और ठंडे पानी में शक्कर देर से घुलेगी। क्यों? क्योंकि ऊष्माशोषी प्रक्रम हो रहा है वहाँ, मतलब जो विलीनीकरण की प्रक्रिया है वहाँ वो ऊष्माशोषी प्रकार की होती है। तो शक्कर ठंडे पानी में थोड़ी देर से घुलेगी, और यदि उसी शक्कर को यदि हम गर्म पानी में घोलते हैं तो गर्म पानी में शक्कर तेजी से घुल जाएगी या जल्दी घुल जाएगी। तो क्यों? क्योंकि वहाँ जो विलीनीकरण की प्रक्रिया हो रही है वो ऊष्माशोषी है, और ऊष्माशोषी प्रक्रिया का यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो विलेय की विलेयता बढ़ जाती है। इसके ही विपरीत यदि हमारी विलीनीकरण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो अर्थात ऊष्माक्षेपी अर्थात जब हम एक ठोस विलेय को किसी द्रव विलायक में घोलेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, विलीनीकरण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम विलेय को विलायक में घोलेंगे तो विलयन बनने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होगी, मतलब विलीनीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे ताप बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। मतलब ताप विलयन बनाते समय ही बढ़ गया है, और यदि हम इस तरह के विलयन बनाते समय हम वैसे भी ताप बढ़ गया है विलयन बनाते समय, अर्थात विलेय को विलायक में घोलते समय ताप बढ़ जाएगा, और उसी विलयन के यदि हम ताप बढ़ा दें, ताप तो अपने आप बढ़ ही रहा है विलयन बनाते समय, मगर हम बाहर से भी ताप और बढ़ा दें तो क्या होगा, अब यहाँ विपरीत होगा। तो अब ऐसा करेंगे तो अर्थात ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विलेय की विलेयता घट जाएगी, विलेय की विलेयता घट जाएगी, बढ़ने की जगह क्या होगा, घट जाएगी, और इसका विपरीत भी होगा। मतलब ताप बढ़ाते हैं तो विलेय की विलेयता घट जाती है, तो विलेय ऊष्माक्षेपी यदि हमारी विलीनीकरण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेय की विलेयता घट जाती है। विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो रहा है विलीनीकरण का, अर्थात विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो विलेयता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ताप को कम करना पड़ेगा। विलीनीकरण की प्रक्रिया में या विलीनीकरण की वह प्रक्रिया जो ऊष्माक्षेपी प्रकार की है उसमें विलेय की विलेयता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, ताप को कम करना होगा। ताप कम करेंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी, ताप घटाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। ताप घटाने पर ऊष्माक्षेपी विलीनीकरण की प्रक्रिया में ताप घटाने पर क्या होगा, विलेय की विलेयता बढ़ जाएगी, विलेय की विलेयता बढ़ जाएगी। इसका उदाहरण चूने को पानी में घोलने वाला है, बढ़ जाएगी।
मतलब यदि हमें चूने को घोलना है पानी में, तो जब हम चूने को पानी में घोलेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ताप बढ़ जाएगा। उस विलयन का ताप यदि हम और बढ़ा दें तो विलेयता घट जाएगी, और विलेयता बढ़ाना है तो फिर हम क्या करेंगे, ताप को कम कर दें। ताप को कम कैसे कर सकते हैं, ठंडा पानी मिला दें, बर्फ मिला दें। जैसे उदाहरण हमने चूने को घोलना है पानी में, चूने का पानी में विलयन बनाना है, वह उदाहरण लिया है। तो यदि विलेयता बढ़ाना है तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या थोड़ा बर्फ डाल दें तो चूने की जल में विलेयता बढ़ जाएगी। मतलब ताप घटाने पर विलेयता बढ़ जाएगी और ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी। ठीक है। ऊष्माशोषी प्रक्रम यदि हो रहा है, विलीनीकरण अर्थात घुलनशीलता का ऊष्माशोषी प्रक्रम हो रहा है तो ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ जाती है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो रहा है तो ताप घटाने पर विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है ना। विलेयता बढ़ाना है तो दोनों ही परिस्थितियों में विलेयता अलग अलग तरीके से बढ़ेगी। ताप बढ़ा ऊष्माशोषी में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, ऊष्माक्षेपी में ताप घटाने पर विलेयता बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये हुआ ताप का प्रभाव। अब हम पढ़ते हैं दाब का प्रभाव। ये तो आपको पता ही है कि दाब का प्रभाव ठोसों की, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि ठोस असंपीड्य होते हैं, ये हमने 9th-10th में पढ़ा है। ठोस असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं मतलब उसके कण इतने पास में होते हैं कि उन्हें दबाकर या उनके ऊपर बाहरी दबाव डालकर और अधिक पास में नहीं लाया जा सकता। और क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं इसीलिए ठोसों की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोसों की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो आज की ये टॉपिक हुए हमारा क्या, विलेयता। आज का जो हमने अभी जो टॉपिक पढ़े हैं वो संबंधित थे विलेयता से। कल भी हम पढ़ेंगे विलेयता, मगर आज हमने पढ़ी है ठोसों की द्रवों में विलेयता, कल हम पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। आज का जो टॉपिक है इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन सामान्य रूप से एग्जाम में नहीं आता है। पूछा भी गया तो 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है कि ऊष्माशोषी प्रक्रम, यदि विलीनीकरण की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब घटेगा या बढ़ेगा। और यदि विलीनीकरण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा या ताप घटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी विलेयता वाला नहीं है, पर कल हम पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम कल शुरू करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता।